संन्यास क्यों लें? ये सवाल ही गलत है। अब टिकट की दावेदारी को लेकर के खूब चर्चा हो रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है। आपके नाम की भी खूब चर्चा है, चुनाव लड़ेंगे फिर से विधानसभा का? जिन लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं, पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए। औरंगाबाद में रमेश चौक पर जहां हम लोग पुतला दहन करते हैं या नुक्कड़ सभा करते हैं, वहां आम सभा हुई। जिसने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, 18 साल से उम्र ज्यादा हो गई हो, यहाँ बच्चे हैं या और भी लोग हैं, किसका वोट कटा? कोई एक डिसमिल जमीन अपनी आज की तिथि में जरा देकर दिखाए। सबसे पहले तो भाजपा के कलाव नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है समाज में वो तमाम सवाल, जनता के बीच वो तमाम सवाल जो जनता चाहती है कि मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधि तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उसका असल समाधान हो सके। और बुलेट न्यूज का ये मकसद है कि हम उस तरीके का एक मंच बन सके ताकि लोग हम पर भरोसा जता सके। और ये आज का जो हमारा कार्यक्रम है, मंथन कॉन्क्लेव चैप्टर 2, प्रेजेंटेड बाय अग्रा एजुकेशन हब, पावर्ड बाय सदानंद सिन्हा कॉलेज। और हमारे साथ में अतिथि हैं भाजपा के 3 बार के लगातार सांसद और 4 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, 2025, 6 सीटें और 1 लोकसभा सीट एनडीए हार चुकी है, कमजोर दिख रहा है। यहाँ पर कैसे देख रहे हैं, फिर से कमबैक की क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, यहाँ एनडीए कमजोर नहीं है। और अगर आप पिछले विधानसभा के परिणाम के आंकड़ों को देखेंगे तो यहाँ एनडीए मतों से नहीं हारा था, यहाँ एनडीए अपने मतों के विभाजन के चलते हारा था। और इस बार ऐसी परिस्थिति हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोगों ने अपनी कमियों से सीखा है, हम लोग अपनी कमियों को स्वीकारने वाले और उससे सीखने वाले लोग हैं। तो इस बार क्या करना है, हमें कैसे करना है, हम लोगों को इसकी पूरी तैयारी है। और इस बार हम लोगों का प्रयास ये होगा कि हमारा अपना मत बिखरे नहीं, उसमें डिवीज़न नहीं हो, और हम 6 की 6 सीटें जीत सकें। जब आप चर्चा करते हैं कि 6 सीट हारने के पीछे गठबंधन का कमजोर होना था, तो 24 पर फिर ध्यान जाता है लोकसभा चुनाव में। आपके साथ में उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान भी थे। ऐसी स्थिति में औरंगाबाद सीट हारना, काराकाट सीट हारना, आपको और लगातार ये मगध और शाहबाद की सीटों को गंवाना भाजपा के लिए, क्या भाजपा यहाँ पर उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उम्मीदवार चुनने में दिक्कत, या फिर मोदी लहर काम नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, औरंगाबाद में फर्स्ट फेज में इलेक्शन था और हमेशा यहाँ प्रथम चरण में ही होता है। इस बार हम एनडीए के लोग एक धोखे का शिकार हुए। धोखा ये था कि इंडिया अलायंस की तरफ से जनता को एक झूठा प्रलोभन दिया गया कि हर महिला को 8,500 रुपये प्रति माह हम देंगे, हर युवा को 1 लाख रुपए देंगे। और इस झूठ को नीचे तक प्रचारित करने में, मैनिपुलेट करने में वो लोग सफल भी रहे। ये हमारी अपनी कमी ये रही कि हम उसका समय पर काउंटर नहीं कर सकते। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। चुनाव के बाद बहुत जगह से लोग आए, वो एक फॉर्म लेकर, जाली फॉर्म था वो। गांव के लोग सीधे साधे लोग होते हैं, वो लोग विश्वास कर लेते हैं। और वो जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो यही था। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कांग्रेस के लखनऊ कार्यालय पर, बेंगलोर में जहां कर्नाटका में उनकी सरकार है, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं वहां गईं और कहा कि जो वादा आप लोगों ने हम लोगों से किया था कि 8,500 रुपया और 1 लाख, तो ये दीजिए। तो ये तो पूरा का पूरा फेक था, जाली था, फ्रॉड था। लेकिन उसका शिकार तो हो गए लोग, और उसी शिकार में एक हम भी लग गए। तो ये एक पहला बड़ा कारण ये रहा
एक सवाल इसी पर लें कि कांग्रेस फिर से 2500 रुपए मान महिलाओं की सम्मान योजना की बात करती है और राजद भी उसमें है, तो फिर एक बार चुनौतीपूर्ण हो जाएगा यही जो आप कह रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे फिर औरंगाबाद के सभी सीटों? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये प्रयास इन लोगों ने शुरू कर दिया है, इसीलिए एफआईआर हुआ आपको, इसीलिए एफआईआर भी हुआ आपके कार्य पर हुआ। और हाँ, हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और हमारे कार्यकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई ताकि फिर से जनता ठगी ना जाए। उसमें महिलाओं के अपमान की भी बात थी, उसमें केवल यही नहीं कहा गया कि हर महिला को मिलेगा। उसमें आप वीडियो देख सकते हैं कि उसमें ये कहा गया कि वो महिला चाहे काली हो, कलूटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, इस तरह से अपशब्द, एक तरह से आप कहेंगे अपमानजनक शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग किया गया और कहा गया कि आपको इतने 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो एक महिला का अपमान और दूसरा फ्रॉड, इसके विरुद्ध हम लोगों ने संज्ञान लिया और हमारे कार्यकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। जिस बात को लेकर कोई व्यक्ति संभवतः कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब के खिलाफ एफआईआर हुआ और वो कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति, झूठी राजनीति कर रहे हैं और अपनी जो है प्रशंसा कराने के लिए जनता के बीच में इस तरीके से एफआईआर कर रहे हैं। सवाल प्रशंसा का नहीं है, सवाल जनता को ठगी से बचाने का है और महिला के सम्मान का है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आपके विरुद्ध यदि कोई झूठा प्रचार किया जाएगा कि अजय पाठक जी युवाओं को या महिलाओं को या किसी वर्ग को ये लाभ देंगे, ये फायदा देंगे, जिसको कि आप दूर दूर तक जानते भी नहीं, उसमें आपका फोटो लगा होगा, तो ये आपका धर्म बनता है कि नहीं कि आप स्वयं आगे आए और इस झूठे प्रचार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा करें? अगर आप नहीं करते हैं तो क्या माना जाएगा, क्या समझा जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है? और जब कोई करता है तो फिर आप कहें कि ये तो सस्ती लोकप्रियता के लिए है, तो किसको आप सही मानेंगे? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। नहीं, ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव में तो कई बड़े वादे भाजपा भी कर रही है, एनडीए सरकार भी कर रही है, ऐसे भी कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम 1500 रुपए की बात कर रहे हैं तो 1100 कर रहे हैं, बिजली बिल माफ करने की बात कर रहे हैं तो वो भी माफ कर रहे हैं, तो आप पीछे पीछे चल रहे हैं महागठबंधन के। देखिए, जब आदमी सत्ता में नहीं होता तब बहुत बड़ी बड़ी बात और बहुत बड़ी बड़ी मांगे करता है। और देश को आजाद हुए यह 79वां वर्ष है। भारत का लोकतंत्र अब परिपक्व ही नहीं बल्कि बुजुर्गियत में आ गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के लोग अब इस तरह की बातों से, इस तरह के नारों से, इस तरह के प्रलोभनों से, और हर पार्टी का इतिहास जनता के पास है कि कौन क्या करता है, किसने क्या किया, किसने कहा तो किया, किसने कहकर नहीं किया। हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार है, पंजाब में एक पार्टी की सरकार है। जो जो वादा युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से जहां जहां किया गया उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लेकिन आप हम लोगों की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। चाहे वो मध्य प्रदेश हो जहां लाडली बहना योजना देश में पहली बार शुरू हुआ, उसी का नकल चाहे जो करे, महाराष्ट्र में, दिल्ली में अभी, और भी कहीं कहीं जहां जहां है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने कहा था कि यहाँ के किसानों का कर्ज है वो हम माफ करेंगे। बहुत बड़ा राज्य है, बिहार से दोगुनी जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, वहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं। 85,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण था, लेकिन 2017 में सरकार बनने के 1 महीना के आसपास में इतनी बड़ी राशि, जो वादा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के किसानों से किया था, हमारी पार्टी ने किया था, उसको एक झटके में पूरा किया। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए
और बाकियों का देख लीजिए, उसके आपके बाद ट्रैक बात करेंगे। रिकॉर्ड को लेकर थोड़ा सा हम स्टेट पे चलेंगे, लेकिन आपसे जुड़ करके कई सवाल आते हैं। अभी NH 139 चौड़ीकरण को लेकर के मामला आता है, आपकी सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक घोषणा की जाती है गया में, आपके द्वारा भी उसको खूब प्रचारित किया जाता है। बाद में उस पर जनता के बीच में सवाल की ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। अब सवाल ये है कि सुशील कुमार सिंह चाहते तो हैं कि काम हो, पार्टी नहीं चाहती है क्या कि आपका किया हुआ काम हो? क्यों ऐसा हो रहा है कि वादा सरकार कर रही है स्थानीय मुद्दों पर और उससे पिछड़ जा रही है? नहीं देखिए, ऐसा कभी भी नहीं है कि पार्टी नहीं क्या चाहती। प्रयास चल रहा है चौड़ीकरण को लेकर? आप मिले भी? प्रयास जारी है, चल भी रहा है, थोड़ी सफलता मिली भी है, जिसमें अभी इस सड़क के 3 स्थानों पर अरवल, दाऊदनगर और औरंगाबाद में बाईपास के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। 2 और बाईपास के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया में है, ओबरा और अंबा, और धीरे धीरे करके फेज वाइज इस सड़क के चौड़ीकरण यानी 4 लेनिंग का काम भी जरूर होगा। एक तकनीकी बात आई थी, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, किसी बात को मैं छुपाना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं मतलब सरकार की एक प्रमुख पार्टी बीजेपी का सदस्य हूँ, तो कोई बात छुपाऊं, जनता को जानना चाहिए। तकनीकी कारणों से इसमें थोड़ा अड़चन आया। वो तकनीकी कारण था एक कि आमस दरभंगा जो सड़क बन रही है वो पटना के पूरब से होकर वो गुजरेगी, और दूसरा सासाराम से पटना, ये दोनों सड़कों का निर्माण शुरू है। इसको कारण दिखाते हुए अधिकारियों की टीम, अधिकारियों की जो टेक्निकल कमेटी है, अलाइनमेंट कमेटी, उन लोगों ने ऐसी राय व्यक्त की कि ये दोनों सड़कें जब बन रही हैं तो फिर NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज और पड़वा मोड़, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने इसका विरोध किया है, और मैंने विरोध किया। हाँ, मैंने इसका विरोध किया है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है ये तर्क सही नहीं है, और इस सड़क की आवश्यकता है और रहेगी, और इसी आधार पर मेरा प्रयास जारी है। मुझे मंत्री जी का आश्वासन भी मिला है। ये मानते हैं कि उस दिन जो घोषणा हुआ वो बिना किसी तैयारी की घोषणा हुआ और चूक हुई है अधिकारियों की या सरकार की तरफ से? इस पर विचार करना चाहिए था पहले, क्योंकि वादा तो जनता के बीच हुआ था। तो मानते हैं कि सरकार ने वादा करके जो कदम पीछे हटा लिए? सरकार कहाँ कदम पीछे उठा रही है? मंत्री आज भी सहमत हैं, और उन्होंने उसी क्रम में बाईपास के निर्माण की स्वीकृति भी दी है। अब मैंने कहा ना कि फेज वाइज इसको 4 लेन करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, मेरा प्रयास भी जारी है। तो ये अधिकारियों ने ऐसे तकनीकी कारण से इसको रोकने की बात की थी। मंत्री के स्तर से अभी तक कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। 2 बार से आप लगातार भाजपा के रहे हैं, सांसद रहे हैं। उत्तर कोयल नहर को लेकर के पिछले चुनाव में खूब चर्चा हुई, आपने भी कहा कि ये काम हमारे द्वारा कराया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद इस काम में सुस्ती होना, किसानों के खेत में पानी आने की अभी तक की समस्या, क्या लग रहा है सरकार नहीं चाहती है कि काम हो? क्योंकि यहाँ पर अब राजद के सांसद आ गए हैं, महागठबंधन यहाँ पर हावी हो गया है, या काम जारी हो जाएगा 29 से पहले? देखिए, सांसद चाहे जो हो, लेकिन जो काम जनता का है और जनहित का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, उससे हम लोग कभी पीछे नहीं होते। जनता का जो निर्णय हो वो अपनी जगह पे है, जनादेश का सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें भी जो अड़चन आया, जो परेशानी है, जिसके चलते देर हो रही है, वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होना। अगर वहाँ बीजेपी की सरकार होती तो शायद अभी तक कुटकू डैम में फाटक लग गया होता, लेकिन बाकी का जो काम है नहर के लाइनिंग का, यानी उसके कंक्रीटिंग का, पक्कीकरण का, वो काम जारी है। और उस सरकार से भी, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस सरकार से भी केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है, और हम उम्मीद करते हैं
कि इस साल जब खरीफ का सीजन खत्म होगा, नहर में पानी बंद होगा, तो कुटकुट डैम में लोहे का जो फाटक लगता है वो लग जाएगा। और वहाँ बीच बीच में कुछ दिक्कत आती है। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि भारत सरकार को इस मृत परियोजना को जिंदा नहीं करना होता तो इसमें जितने तरह की बाधाएं थी, कानूनी बाधा भी थी। जब ये परियोजना शुरू हुई थी उस समय देश में न तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बना था, यानी वन संरक्षण अधिनियम। उस समय न तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बना था, ये भी कानून नहीं था। उस समय जहां मर्जी आपकी जंगल काट लीजिए या वन्य जीव को इधर से उधर कर दीजिए, आजादी थी। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करता है। और इसी कारण से जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 14 तक, तो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दिया था कि आप फाटक नहीं लगा सकते। इससे बेतला नेशनल पार्क में जल जमाव होगा और वो जो इलाका, जो एरिया है जहाँ जो रिजर्वायर का एरिया है जहाँ पानी जमा होगा बाद में बनने के बाद, वो टाइगर प्रोजेक्ट का कोर एरिया है। इसीलिए उन लोगों ने कहा था कि अब फाटक लगा देंगे तो एक बड़े भूभाग में पानी जमा होगा जिससे बाघों का विचरण मुश्किल होगा। मैं तो धन्यवाद हृदय से अपनी जनता की तरफ से, अपने से, और केवल धन्यवाद ही नहीं, मैं लोहा मानता हूं, मैं दाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति को, जिन्होंने सारी बाधाओं को दूर किया और दूर करके गेट लगाने की स्वीकृति हुई। उसके बाद काम के लिए जो पैसे की जरूरत होती है फंड की, दो बार, एक बार 1800 कुछ करोड़ और दूसरी बार 2200 कुछ करोड़, दोनों मिलाकर 4078 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दी। अगर ये काम नहीं करना होता तो फिर भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद 1822 करोड़ और 2200 कुछ करोड़ यानी 4078 करोड़ रुपए की स्वीकृति क्यों देती, जिससे कि ये काम जारी है। तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। चुनाव परिणाम से हम जनहित की योजनाओं को टालते नहीं, न लटकाते हैं, न भटकाते हैं, न उन्हें रोकते हैं कि इस इलाके में हमें वोट नहीं मिला, हमारा उम्मीदवार हार गया तो अब इस परियोजना को रोक दो। ये भारतीय जनता पार्टी की रीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अस्थायी नीति पे और विचारधारा पे चलती है, जिसका प्रथम प्राथमिकता पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित है। मेडिकल कॉलेज को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में बनना चाहिए, ऐलान हुआ, कहाँ बनना चाहिए? नबीनगर, औरंगाबाद, कहाँ बनना चाहिए? इसको खूब चर्चा हो रही है। आप क्या चाहते हैं, कहाँ बने? देखिए, मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद जिले में बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज वहां बनना चाहिए जहां मरीजों का एक्सेस मीन्स की पहुंच आसान हो। इमरजेंसी में या साधारण तरीके से भी, सामान्य तरीके से भी जो बीमार लोग हैं उनका वहां पहुंचना आसान हो, कम समय में और आसानी से सुविधाजनक तरीके से जहां पहुंच सके, मेडिकल कॉलेज वहां बनना चाहिए। इस जिले की 7% आबादी औरंगाबाद शहर में रहती है, जो जिले का मुख्यालय है। तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जहां अधिक लोग रहेंगे बीमार लोग भी वहीं अधिक ज्यादा होंगे। तो लेकिन मुझे दुख इस बात का है, और मैं कहने से तो चूकता नहीं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पॉलिटिकल नुकसान की बात कर रहा हूं। इसको पंचायत की राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए कि इस ब्लॉक में बने कि उस ब्लॉक में बने, इस पंचायत में बने कि उस पंचायत में बने। मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद जिले को मिला है, इसलिए औरंगाबाद में ऐसी जगह बने
जहां मरीजों की पहुंच बहुत आसान हो, कम से कम समय में, और इमरजेंसी में तो और जल्दी से जल्दी वो पहुंच सके। सौभाग्य से औरंगाबाद जिला दो राष्ट्रीय राजमार्गों का जंक्शन है। एक दिल्ली कोलकाता NH-19 और दूसरा पटना से झारखंड को जो सड़क जाती है, जिसके फोरलेनिंग की बात अभी आप कर रहे थे, NH-139। तो ये दोनों सड़कें औरंगाबाद में ही क्रॉस करती है। औरंगाबाद जिला मुख्यालय के इर्द गिर्द चारों दिशा में नेशनल हाईवे के किनारे कहीं बन जाए, ये जो बच्चे बैठे हैं इनको आप कम मत आंकिए। ये एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली देखते और समझते हैं, और यही तो देश का भविष्य है, यही देश के कर्णधार है। तो लेकिन मेरा जो खुद का अनुभव है इतने दिनों की राजनीति का, जनसेवा का, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। आप भी प्रयास किए थे, जमीन दे रहे थे अपना कि बन जाए मेडिकल कॉलेज, उस पर भी कई राजनीति हुई, अपने लिए करना चाहते हैं, क्या जवाब होगा? अच्छा ये बताइए कि कोई 1 डिसमिल जमीन अपनी आज की तिथि में जरा देकर दिखाए। हम अगर राजनीति करना चाहते थे और व्यक्तिगत फायदा लेना चाहते थे तो 20 एकड़ जमीन मुफ्त में बिना पैसे अगर देने का मैंने शपथ पत्र देकर कहा था, क्योंकि तत्कालीन जिलाधिकारी जब जमीन ढूंढवा रहे थे, उनको किसी ने बताया कि उनकी जमीन है एक जगह। उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, तो मैंने अपने परिवार में विचार विमर्श किया, बात की, और हुआ कि ठीक है, इससे जिले का भला होगा, जिले का विकास होगा, यहाँ के लोगों को चिकित्सा की एक नई सुविधा होगी। तो मैंने स्वीकृति दे दी थी, मैं तैयार था कि दे दूंगा। बनाना ना बनाना, बनना ना बनना सरकार का निर्णय है। सरकार चाहे जहां बनाए, लेकिन वहां बनाए जहां लोगों की पहुंच आसान हो। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं बन जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहीं बन जाए, बाकी चीजें कहीं बन जाए, उसमें लोगों का संपर्क एक सीमा तक होता है। जैसे स्टूडेंट जाएंगे वहाँ कुछ और काम से थोड़ा, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए में तो सारे लोगों को जरूरत है, जो बीमार पड़ेगा वहाँ जाना ही है उसे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐसे जगह बने जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके। अब टिकट की दावेदारी को लेकर के खूब चर्चा हो रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है, आपके नाम की भी खूब चर्चा है। चुनाव लड़ेंगे फिर से विधानसभा का? मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि मेरी अपनी इच्छा नहीं है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। पार्टी मौका देगी तो आपके लिए कौन सा सीट सबसे चुनौतीपूर्ण लग रहा है, औरंगाबाद या नवीनगर? कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी का सक्षम नेतृत्व निर्णय लेता है, लेगा। मुझसे मेरी राय जरूर जानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद ये सवाल भविष्य के गढ़ में है, इसका जवाब देने की अथॉरिटी अभी मेरे पास नहीं है। इसका जवाब हमारा नेतृत्व देगा। पार्टी बुलाएगी तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा लड़ेंगे। मेरी राय जरूर जानना चाहेगी पार्टी, मैं अपनी राय दूंगा। उसके बाद यदि आदेश होगा, जैसे इसके उदाहरण है कि केंद्र में कृषि मंत्री थे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और मेरे साथ के कई सांसद, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, गणेश सिंह जी सतना के MP, आपके फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इन 5 लोगों को मध्य प्रदेश से चुनाव, हाँ रीति पाठक सांसद थी मेरे साथ, इन लोगों को मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ाया गया। राजस्थान से 3 लोगों को लड़ाया गया, राजवर्धन सिंह राठौर जी, दिया कुमारी जी और एक और। तो पार्टी में आप हैं, पार्टी कोई निर्णय लेती है और उसके बाद पार्टी आपको कहती है कि ये पार्टी का निर्णय है, तो या तो आप पार्टी के निर्णय को मानिए या फिर नहीं मानिए, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। तो समय आएगा तो मैं पार्टी में बात करूंगा, पार्टी हमसे बात करेगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। औरंगाबाद में भाजपा में बहुत उम्मीदवार हैं, कई उम्मीदवार, और
जनता के बीच में कंफ्यूजन है, किसे मौका दे नहीं दे। आप सांसद रहे हैं, क्या कहेंगे, किसे आशीर्वाद देंगे? आप उम्मीदवार तय करने में भाजपा को मदद करेंगे? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि कैंडिडेट वैसा हो जो जीत सके, पार्टी की एक सीट बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कहने के लिए केवल नहीं बल्कि सचमुच पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ एक एक सीट पर डिस्कशन होता है और उसके बाद निर्णय होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के चाहने पर, किसी एक व्यक्ति के चाहने पर, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, उनके चाहने पर किसी को टिकट मिल जाएगा या किसी का टिकट कट जाएगा। संसदीय बोर्ड है जहाँ विचार विमर्श होता है, जहाँ मंथन होता है, जैसे आप यहाँ आज कर रहे हैं, और तब निर्णय होता है पार्टी के हित में, जनता के हित में, किसको उम्मीदवार बनाया जाए कि वो जीत सके, जिससे पार्टी की एक सीट बढ़े। सवाल है मेरे, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। कुछ लोग हैं लेकिन कुछ रैपिड फायर सवाल हैं, हम चाहेंगे कि उसका जवाब जिस तरीके से आप जाने जाते हैं बाकी के लिए। प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज यात्रा का असर औरंगाबाद में दिख रहा है, क्या भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? भाजपा के लिए खतरे की घंटी कोई नहीं है, लेकिन तब तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़वाने का। बिहार की जनता ने पहले इस तरह के राजनीतिक माहौल को देखा है, झेला है, भुगता है। बाद में लोग अफसोस करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार फिर से लोग बाद में अफसोस करने वाली नौबत को आने देंगे, क्योंकि जब यहाँ जनता दल की सरकार बनी थी 1990 में, वो सरकार बनते ही थोड़े ही दिनों के बाद भ्रष्टाचार में बिल्कुल आकंठ डूब चुकी थी। सबसे पहले अलकतरा घोटाला सामने आया, उसके बाद तो चारा घोटाला सामने आया जो विश्वविख्यात घोटाला हुआ। 94 में पार्टी टूट गई इसी आधार पर। 95 में विधानसभा के चुनाव हुए, जनता बिल्कुल उस सरकार के खिलाफ थी, लेकिन वोट का डिवीजन हुआ उस समय। एनडीए उस समय बन चुकी थी और एनडीए के कैंडिडेट कम जीते, जिसका कारण है कि वहां भी उस समय की वोट का बंटवारा हुआ। हालांकि जो पार्टी एक नई पार्टी बनी थी, उसने सारी जगह उम्मीदवार खड़ा किए, केवल एक उम्मीदवार उनका जीता पूरे बिहार में, जो थोड़े दिनों के बाद राष्ट्रीय जनता दल को ही ज्वाइन कर लिया। तो बिहार की जनता के पास ऐसे उदाहरण हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा, यही कहूंगा, मेरा तो निवेदन यही होगा कि बिहार के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ बिहार स्टेट, कोई ऐसे किसी भी तरह के झांसे में नहीं आए, गलती नहीं करे, और जिस तरह से बिहार के विकास की गति एक्सप्रेस वे की तरह चल रही है, उसको इसी तरह से चलाएं लोग, तब सबका भला है। अगला सवाल, प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, इस जनता को तय करना है ना। जनता कहीं मतलब ये नहीं है, किसी के हाथ बिकी हुई नहीं है कि जनता यहाँ बिकी हुई थी, फलाने ने खरीद लिया। तय जनता को करना है। तो अभी ये कहना है कि वो किसका नुकसान करेंगे, नहीं करेंगे, उनको भी अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने लड़ाने का, ना आजमाएंगे। जनता के कई सवाल आ रहे थे, हमने आपका फोटो लगाया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनके भी कई सवाल थे। एक सवाल जो रैपिड फायर के माध्यम से आपसे पूछ रहे, आपकी राजनीतिक भविष्य क्या, टिकट की दावेदारी या राजनीति संन्यास? संन्यास क्यों लेंगे, ये सवाल ही गलत है। जिन लोगों ने ऐसे सवाल किए हैं, पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए और अपनी दिमागी स्थिति को थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए। अभी रहेंगे मैदान में, डटे रहे। भाजपा नहीं रहना इसका मतलब कि
जनता से हम विमुख हो जाएं, जनता से हम बिल्कुल अलग हो जाएं और हम लोगों का काम नहीं करें, पब्लिक के बीच न जाए, पब्लिक मेरे पास नहीं आए, ये विचित्र मानसिकता के लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि आप पद पर हैं तो आप पॉलिटिक्स करेंगे और जैसे ही आप पद से हट गए तो आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। तो कई चुनाव हारा और कई चुनाव जिताया भी है लोगों ने, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ तो लगातार कई चुनाव हारा, लेकिन जनता में बना रहा, जनता ने फिर से अपना आशीर्वाद दिया, फिर से इस बार किसी कारण से हार गया। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक मेरे घर बैठिए या मेरे घर किसी प्रतिनिधि को बैठा दीजिए, किसी इलेक्टेड मेंबर से ज्यादा भीड़ यदि सुशील सिंह के घर अपनी परेशानियों को लेकर, अपने काम को लेकर लोग नहीं आते हैं, तब ऐसे सवाल जरूर उठने चाहिए। लेकिन और ऐसे लोग आते हैं, उनको भरोसा, उनको विश्वास है, कोई किसी को लेकर नहीं आता कि किसी नेता को लेकर आए हैं, उनके सहारे आए हैं, वो कहेंगे कि ये फलाना है, इनका काम कर दीजिए। एकदम से गरीब लोग आते हैं, एकदम दुखिया बूढ़ी औरतें आती हैं, पुरुष आते हैं और हम उनका काम करते हैं। उनको मेरे ऊपर भरोसा है। सुशील सिंह पद पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जनता का भरोसा सुशील सिंह के ऊपर से उठ गया है। इसीलिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, आप अपना एक प्रतिनिधि 30 दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे आवास पर बिठा दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ऐसा सवाल करने वाले जो विचित्र मानसिकता के लोग हैं, क्यों संन्यास से हम पद से थोड़े। आज भी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। आज सुशील सिंह कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी को कोई आग्रह कर देता है जल्दी से किसी काम के लिए, किसी अधिकारी को कोई सलाह दे देता है, तो शायद ही वो नकारता। लोगों का काम आज भी हो रहा है। हाँ, ये है कि जहां सांसद ही अनुशंसा करेंगे, जैसे अब एमपी कोटा के लिए कोई मेरे पास आएगा कि अक्षित निधि के लिए अनुशंसा कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। लेकिन रेलवे का रिजर्वेशन कराना, ऑल इंडिया मेडिकल में दिल्ली में और पटने में उनका इलाज कराना, ये आज भी जारी है, आज भी कर रहे हैं। बाकी सब भी काम औरंगाबाद जिले के स्तर का जो है, अभी कई लोगों का, अभी दर्जनों लोगों का काम करके यहाँ आपके पास आए हैं। एक सवाल ले लेते हैं, रैपिड फायर में है। औरंगाबाद में आपकी हार की बड़ी वजह भाजपा का कुशवाहा वोटरों में अपनी विश्वास न पैदा करना, उनको न साधना, मानते हैं आप? देखिए, ये तो होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है, जब फिक्स्ड हो जाएगा तब तो 52 में पहली बार जो लोग चुने गए थे, जब तक वो जिंदा थे, जब तक उनका निधन नहीं हुआ था, तब वही रहते। और फिर दूसरा तभी कोई आता जब कोई नहीं रहा हो, किसी का निधन हो गया हो, मृत्यु हो गई हो, तो ये तो होता ही है। कौन नई बात है इसमें? क्या आश्चर्य है कि मैं हार गया? परिस्थितियां ऐसी बनी, मैं हार गया। वही जनता आज अफसोस कर रही है। क्यों अफसोस करते हैं? उनको खल रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई, कहीं ना कहीं गलती हुई। जात पात अपनी जगह पे है, और मेरा तो मानना है कि बिहार में सब कुछ होते हुए बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ है, बिहार के लोगों के पास मेधा इतनी है, मेरिट इतना है इन बच्चों के पास, तो जहां बुद्धि भी हो, साधन भी हो, संसाधन भी हो, उपजाऊ जमीन भी हो, जमीन के नीचे पानी भी हो, जमीन के ऊपर सरफेस वाटर भी हो, वो राज्य अभी तक जितना विकसित होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, यदि मैं मानता हूं, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो भगवान ने जितना समझ दिया है, वो है जातीयता, वो है कास्टिज्म। अगर इससे थोड़ा सा लोग ऊपर उठ गए हो तो बिहार आज कहां से कहां चला गया। एक सवाल, जो आदमी सजा याफ्ता है, जिस आदमी को घोटाले में सजा हो गई हो, चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन कानून में अभी कमी है, जिसके चलते स्वयं तो नहीं लड़ सकता, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष मंत्री रह सकता है, राष्ट्रीय चुनाव लड़वा सकता है, और जात के आधार पर उसको समर्थन भी मिलता है कि भ्रष्ट है तो है, चोर है तो है, लेकिन मेरी जात का है।
मेरी सोच इससे बिल्कुल अलग है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और इसी बात को लेकर हमारी सरकार ने अभी एक एंटी करप्शन बिल लाया है कि नहीं तो इसी देश में उदाहरण है कि जेल में रहकर भी आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहता है, फाइलें जेल के अंदर जाती है, वहां से वो निर्णय लेता है, आदेश करता है फाइलों पर। इन्हीं चीजों से बचने के लिए हमारी सरकार ने बीते अभी जो लोकसभा का सत्र 21 तारीख को खत्म हुआ, इसमें भ्रष्टाचार के विरोध में एक बिल लाया और उस बिल में जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अलग नहीं उससे किया गया है। लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि लगभग सारे के सारे नेता इंडी अलायंस की हर पार्टी के वो किसी न किसी छोटे या बड़े करप्शन में, स्कैम में, घोटाले में इन्वॉल्व है। या तो कोई जेल के अंदर है या कोई जमानत पे है। तो एक भ्रष्टाचारियों का कोई रिटेलर है तो कोई होलसेलर है। अगर बिहार में करप्शन की बात करें तो एक पार्टी यहाँ रिटेलर है करप्शन की, और एक जो नेशनल लेवल पे है वो होलसेलर है। दोनों की दोस्ती हो गई है। इसी बात को लेकर इस बिल का विरोध किया गया। बिहार में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटरों का अधिकार चोरी कर लिए, वोट चोरी कर लिया। आपका वोटर लिस्ट से नाम आपका कट गया? मेरा तो नहीं कटा है, लेकिन कट गया। किसका कटा? जिसने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया हो, 18 साल से उम्र ज्यादा हो गई हो, यहाँ बच्चे हैं या और भी लोग हैं, किसका वोट कटा? सासाराम से निकले हैं लेकर के यात्रा, फर्क पड़ेगा औरंगाबाद में। अब देखिए, उनको मन होगा कि थोड़ा सा घूम टहल लिया जाए, घूम टहल ले रहे हैं। नेशनल लीडर हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। एक तरफ अभी गया में सभा हुई हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके समकक्ष अपने आप को गिनाते हैं। औरंगाबाद में रमेश चौक पर जहां हम लोग पुतला दहन करते हैं या नुक्कड़ सभा करते हैं, वहां आम सभा हुई और पूरी इंडी अलायंस के सारे बड़े राष्ट्रीय नेता थे। राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं, एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य थे, पप्पू यादव थे, सारे। और आप देख सकते हैं रमेश चौक पर कितनी जगह है जहां कोई सभा हो तो उनको पता है कि जनता मेरे साथ नहीं है। अगर हम गांधी मैदान में या कहीं बड़ी जगह में सभा करेंगे तो मजाक उड़ेगा, लोग नहीं आए, तो चलो रमेश चौक पर तो 1000-2000 लोग ऐसे ही रहते हैं, कुछ देखने आ जाएंगे, तो सभा कर ली, घूम लिया। लेकिन राहुल जी का घूमना अच्छा है, इसलिए कि जब तक कोई व्यक्ति जो दावेदारी करता है कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, देश का इतिहास और भूगोल उसे जानना चाहिए, जो अभी तक उन्हें पता है। जो आदमी दिल्ली में सड़क बंद कराकर बाइक रेस करता हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो घूम रहे तो अच्छा है, बहाना चाहे जो हो, लेकिन हाँ, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के किसी इश्यू को लेकर जाते, पब्लिक में जनहित के मुद्दे को लेकर, बिना मतलब का कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको मुद्दा बना रहे हैं। अगर कोई मर गया, कोई स्थायी रूप से यहां से चला गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम कट जाता है, या जिसके पास प्रॉपर आधार नहीं है कि वो यहाँ का निवासी है या तात्कालिक रूप से यहाँ रहता है नौकरी के लिए या किसी कारण से, तो भारतीय मतदाताओं का नाम कट रहा है, क्या दिक्कत है? क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए आपको? तो अच्छा है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने बिहार छवि बहुत खराब। एक बार आपने भी महागठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ पर भी हमारे वोटरों के साथ औरंगाबाद में कुछ छेड़छाड़ हुआ जब तेजस्वी सरकार में थे, सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थे। आपने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी, आपको भी लग रहा था कि सरकार मनमानी करती है? अगर मैंने विरोध किया तो जेन्युइन विरोध किया कि कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। आप जैसे यही बैठे बैठे हम 2 गांव का उदाहरण आपको देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बगल में कुंडा गांव है,
वहां 100 से अधिक वैसे लोगों का नाम काटा गया जो स्थायी रूप से वहां रहते हैं। और इस बार जैसी जानकारी मुझे मिली है कि उस गांव में एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं रहता, लेकिन वहां के वोटर लिस्ट में अल्पसंख्यकों का नाम जोड़ दिया गया। रफीगंज विधानसभा में, रफीगंज ब्लॉक में खड़वा एक गांव है, वहां लगभग 100 से ज्यादा लोगों का जो वहां रहते हैं उनका नाम काट दिया गया। तो ऐसी जो जेन्युइन समस्या है, किसी का मताधिकार छीना जा रहा है, वहां हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन हाँ, फर्जी जो मतदाता है, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, या कोई मर गया है, स्थायी रूप से यहाँ से चला गया, उनका नाम यदि कटता है तो क्या बुरा है, कटना ही चाहिए, कानून यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनके वकीलों ने जब अपनी बात रख रहे थे, इनके वकील, तो लोगों ने कहा कि बिहार एकदम से बैकवर्ड, पिछड़ा और अनपढ़ राज्य है, यहाँ के लोगों के पास पेपर नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने यह कहा इनके वकील को कि बिहार को इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए, बिहार की छवि ऐसे प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां यूपीएससी की परीक्षा में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं और सबसे ज्यादा यूपीएससी की परीक्षा में वो सफल भी होते हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जब बिहार के लोग आईएएस, आईपीएस और दूसरे बड़े पदों पर हो। ऐसे के विषय में ये कहना कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होता। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने वोटर बनने के लिए 7 ही डॉक्यूमेंट मान्य किए थे। इस बार के रिवीजन में, इस बार जो हो रहा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें तो 11 डॉक्यूमेंट मान्य किया। तो कहां गलत है? इनको तो शर्म आना चाहिए था और अपना जो पिटीशन इन लोगों ने विरोध में दिया था SIR के, उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। लेकिन इनको तो शर्म है ही नहीं, तो अजीब लोग हैं, जो करें। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ऑडियंस से अगर कोई सवाल है, हाँ, माइक दीजिए वहां पर, हाँ माइक दीजिए। देखिए अजय जी, एक बात आपको मैं बताता हूँ, राज, कि आप जब इस कार्यक्रम के लिए समय लेने के लिए मेरे पास आए थे, हाँ, उस समय या उसके बाद फोन से मैंने आपसे यह नहीं पूछा था कि आपके सवाल क्या रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं जनता में रहता हूँ, और जनता किसी भी तरह का सवाल करे, तीखे से तीखे सवाल करे, मैं उसका सामना करने के लिए और लॉजिकली उसका रिप्लाई आंसर देने के लिए तैयार हूँ, देता हूँ। हाँ, कोई जब कुतर्क रखेगा, जैसे आपने किसी ने कहा कि संन्यास लेंगे, अरे ना बीमार है, ना दिव्यांग है, ना बूढ़े हैं, जनता हमें चाहती है, मैं जनता को चाहता हूँ। संन्यास ये लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी आदमी से इस तरह के सवाल कराए होंगे, उनको लगता होगा कि इस आदमी के रहते रहते बड़ा मुश्किल है, तो मतलब किसी, मतलब वैसे नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग के उसमें इलाके में एक कहावत है, अब कि किसी के चाहने से कि कोई ये चाहेगा कि ये मर जाएंगे तो हम प्रधान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। किसी का सवाल है? हाँ भाई, पूछना चाह रहे थे सर। सबसे पहले आपको नमस्ते। और औरंगाबाद की जनता को काफी प्यार करती है और लगातार 3 बार से औरंगाबाद के सांसद भी आप रहे हैं। तो सर, कुछ अगर भविष्य में जनता को मौका दे तो कौन सा काम छूट गया है जो आप करना चाहते हैं औरंगाबाद के लिए? जी, नंबर 1 तो छूटा हुआ कार्य यह है कि जो चर्चा हुई जिसकी NH 139 4 लेने का, और
ये जो नॉर्थ कोयल है इसका तो काम पूरा हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास मेरे मोबाइल में मैं अपडेट करता हूँ डेली। अभी इसके बराज का फाटक जो है वो खराब हो गया था, वो टेढ़ा हो गया था और उसका जो बेस है वो ये हो गया था, तो लगा कि नहर बंद हो जाएगी। मैंने झारखंड से लेकर बिहार तक सारे अधिकारियों से बात की उसके लिए, तुरंत उसमें काम लगवाया। तो ये दो चीजें ये हो गई। तीसरा, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से विज्ञान में नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे अमेरिका दुनिया का एक डेवलप्ड नेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका यही ठप हो गया, यही रुक गया, आगे उसके विकास की जरूरत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से औरंगाबाद में बहुत कुछ मेरे पिताजी या मेरे कार्यकाल में हुआ, लेकिन अभी और बहुत आगे जाना है। जैसा कि प्रवीण जी ने पहले ही कहा, जब 98 में यहाँ के लोगों ने पहली बार मुझे सांसद बनाया तो मैंने प्रयास शुरू किया था यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलवाने। उस समय आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे। प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन मात्र 13 महीने में वो सरकार गिर गई, 99 में चुनाव हो गया और जनता को लगा कि अब इस आदमी को हम लोगों का प्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए, तो 99 में लोगों ने मुझे हरा दिया। ठीक है, तो मैंने एक सभा में कहा था, पहली सभा में हार के बाद, कि जब मुझे कलम पकड़ना नहीं आता था तो आप ही लोगों ने मुझे कलम पकड़ा दिया, और जब 13 महीने में कुछ लिखना पढ़ना सीखा तो मुझसे कलम छीन ली। अभी की स्थिति भी वही है। इस बार चुनाव का परिणाम यदि एनडीए के पक्ष में आता तो शायद औरंगाबाद के लिए कुछ और होता, लेकिन गलत समय पे ये निर्णय आया जो आया। लेकिन जनादेश है, मैं सिरोधारी करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, जनता की जो इच्छा जो मर्जी। तो जैसे हमारे ही कार्यकाल में इसी संसदीय क्षेत्र के टिकारी पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार मेरे कार्यकाल में मेरे संसदीय क्षेत्र में बना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया में है। तो अब आगे और आएगा, फिर एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जिले के दक्षिणी हिस्से से गुजर रहा है, उसका फायदा लोगों को मिलेगा। अब और आगे होगा तो ये कहा जाएगा कि भाई औरंगाबाद में आसपास में यहाँ हवाई सुविधा भी हो। अभी हम लोगों को गया जाना पड़ता है लगभग 90 किलोमीटर, या पटना 140 या बनारस 200 से ज्यादा, तो भाई औरंगाबाद के आसपास में हो। तो सड़क रेल आ ही रहा है बिहटा से औरंगाबाद, अभी कुछ दिनों के अंदर ही उसमें काम शुरू हो जाएगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब अभी आप डेवलपिंग है, प्रगतिशील है, लेकिन जब आप विकसित भी हो जाएगा, फिर भी पहले इस तरह का माइक होता था क्या, तार लगा होता था, उसमें खड़ा होके बोलते थे। आजकल तो वायरलेस माइक आ गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया, सबकी जेब में मोबाइल है। तो इस तरह से दुनिया प्रगति कर रही है, तो दुनिया के बराबरी में आपको आना पड़ेगा। आप उसी बराबरी में आने के लिए औरंगाबाद में भी क्या चीज नहीं है जो दिल्ली में है, क्या चीज नहीं है जो लंदन में है या न्यूयॉर्क में है, तो हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए संघर्ष करना कि भाई वो सुविधा हमें भी चाहिए। तो ये मतलब सर एक सवाल और है। हाँ सर, जो बिल आप बात कर रहे थे करप्शन बिल का, जो 130वां संविधान संशोधन बिल है, सर इस बिल में क्या नहीं लग रहा कि 30 दिन अगर कोई व्यक्ति जेल में रहेगा तो उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा? क्या इस विपक्ष को खत्म किया जा सकता है इससे? जैसे मान लिया जा सकता 30 दिन तो बिना कन्विक्ट के भी कोई जेल में रह सकता है, बिना दोषी ठहराए हुए भी रह सकता है,
इसका मतलब ये तो है कि अगर वो 30 दिन जेल में रह गया, अगर वो दोषी नहीं भी है तो उसका सजा चला जाएगा। तो क्या सर, या विपक्ष को खत्म करने का भी एक हो सकता है जिसका सरकार होगा, कोशिश है, तो विपक्ष वाले को तो कोई भी इल्जाम लगाकर उसको 30 दिन जेल में रखा जा सकता है, तो क्या उसका सजा खत्म होगा सर? इसको हम लोग को थोड़ा आप बताइए सर। बताता हूँ। नंबर एक, कुछ सदस्यता नहीं जाती है। जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो रहेंगे, जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, मिनिस्टर हो गए, उनका ये पद जाएगा। अगर वो सांसद हैं या विधायक हैं तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, उनकी सांसद ही नहीं जाएगी। 1 महीने के अंदर यदि उनको बेल मिल जाता है तो वो अगर सीएम है तो सीएम बने रहे। हाँ, 1 महीने के अंदर बेल नहीं मिलता है तब सीएम के पद पर वो नहीं रह सकते। और फिर यदि वो एक्विटल उनका हो गया तो फिर वो रह सकते हैं, उनकी मर्जी, कानून में कोई अड़चन नहीं है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि सदस्यता नहीं चाहिए। जो संवैधानिक पद पर, जैसे पीएम, सीएम, मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये संवैधानिक पद है। जैसे अगर कोई प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है या कुछ और है, तो वो रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, वो केवल अनुशंसा करता है, अनुशंसा करने का वो के लिए अधिकृत है, वो आदेश नहीं करता। अगर आप कोई आवेदन लेके आएंगे किसी अधिकारी को, कुछ उसमें तो कोई जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर वो मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो अनुशंसा करता, और अगर मंत्री है तो आदेश करता। तो सदस्यता रहेगी, जो संवैधानिक पद है वो नहीं रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में भाजपा के कटाव नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह जी जुड़े थे। जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जाएंगे सर। आपके कार्यक्रम के खत्म होने से पहले मैं अपने बच्चों को कुछ सुझाव देना चाहता हूं अभिभावक के रूप में। ये लोग अपने स्कूल या कॉलेज के साथ साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी बच्चे हैं। इनको ये कहना चाहूंगा कि आप देश के कर्णधार हैं, आपके ऊपर देश का भविष्य है। कल को आप में से कोई एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा, कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई आप में से शुभम भी निकल सकता है। तो आप लोग अपने आप पर बहुत ध्यान दीजिए। आप लोग अपने आप को धोखा मत दीजिए। आपको लगता है कि हम कोचिंग नहीं गए और जितने देर कोचिंग में रहना था उतना देर कहीं और बिताकर फिर घर चले गए। माँ से कहा, पिताजी से कहा कि हम तो कोचिंग गए थे। तो आप अपनी मम्मी और अपने पापा को धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं को धोखा देते हैं। तो आप अपने करियर की चिंता करिए कि आपका करियर कैसे बने। और एक दूसरा सुझाव और है, मोबाइल का उपयोग, मोबाइल के साथ उतने देर तक ही जुड़े रहिए जितनी देर तक जुड़ना जरूरी है पढ़ाई के लिए। मोबाइल कोई भी चीज अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। हम किस रूप में उसे लेते हैं, कैसे उसका हम उपयोग करते हैं, ये मेरे ऊपर है। मोबाइल से हम चीजें सीख भी सकते हैं और नहीं तो दिन भर मोबाइल में गेम में लगे रहकर हम बिगड़ भी सकते हैं। तो आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, आपको मेरा अभिभावक के रूप में, गार्डियन के रूप में ये सजेशन है, सुझाव है कि आप स्वयं पर ध्यान दीजिए। और ये जो मंथन कार्यक्रम में आप आए हैं, स्वयं पर भी मंथन करिए कि हम क्या कर रहे हैं और आपसे, आपके परिवार की क्या अपेक्षा है। आप सफल होंगे तो केवल आपका परिवार नहीं बल्कि औरंगाबाद जिला, बिहार प्रदेश और देश को भी गर्व होगा। जैसे एक बच्चे ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, शुभम, जो स्पेस में गया, पूरी दुनिया में उस बच्चे की चर्चा है कि नहीं। और जब चर्चा आती है तो ये होता है कि नहीं कि इंडिया का वो, भारत का वो बच्चा है। तो वैसे आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं, एक्सपेक्टेशन है मेरा कि आप में से भी कोई शुभम निकले, आप में से कोई
कलाम साहब जैसा हो बने, तो इस तरह से। और साथ साथ मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग ऊंचाइयों को छुए, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद।